हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग सिविक्स की मेन सीरीज़ में इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर डिटेल में होगा। और कल हम लोग ने इसकी बूस्टर सीरीज़ में इसके कीवर्ड्स समझे थे। इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स थे, टोटल 8 कीवर्ड्स थे। तो शॉर्ट में अगर चैप्टर को पढ़ना हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। फर्स्ट यूनिट है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, क्लास 6 की हमने सिविक्स को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया था। तो कुछ जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हों, एक बार रिवाइज़ करना चाहते हों, तो वो वीडियोस देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट इसमें आई बटन में ऊपर इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए, इसमें चैप्टर 1 है ऑन इक्वालिटी। देखिए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्लास 6 में एक चैप्टर था की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसी को आगे से एक्सप्लेन किया गया है इक्वालिटी के टर्म्स को। तो उसमें क्या किया, काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट्स थे जिनकी हमने बात की थी कि पीपल्स का किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, कन्फ्लिक्ट का कैसे रेजोल्यूशन होता है, इक्वालिटी जस्टिस क्या होते हैं। अब इक्वालिटी को इसमें डिटेल में समझेंगे। इक्वालिटी क्या होती है, क्यों होती है, हमारी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और क्या यहाँ पर हर कोई इक्वल है या नहीं। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसमें टोटल 3 स्टोरीज थी। देखिए, सिविक्स अपने में ऐसी है कि क्लास 6, 7, 8 मतलब 9, 10 से समझ में आना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया गया हो तो क्लास 6, 7, 8 ये 3 साल जो हैं बिल्कुल ब्लैंक चले आते हैं। किसी बच्चे को नहीं समझ में आती है अगर उसने ऐसे ही पढ़ा है तो। ठीक है, तो उसको स्मूथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, स्टोरीज़ डालते हैं। और ये जो स्टोरीज़ होती हैं ये ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे आप रियल में समझ पाएंगे कि सिविक्स क्या है, और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हम यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन सबको पता है क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। कौन? जो 18+ हैं, जिनकी एज, वो सब क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक ये औरत है कांता, और ये इसकी फ्रेंड है सुजाता। बाकी सब लोग पीछे और लोग खड़े हैं। अब देखिए, ये कहती है, ये सुजाता से कहती है कि यहाँ पर आज जो ये कंट्री के लिए जो वोट हो रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग जो हैं एकदम इक्वली खड़े हैं, इक्वल सिटीज़न की तरह खड़े हैं। इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यहाँ जैन साहब कौन है? जैन साहब के घर में ये काम करती है। ये क्या है? एक डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये कांता देवी है डोमेस्टिक वर्कर। ये सुजाता है, ये भी एक क्या है, डोमेस्टिक वर्कर। जो हाउसमेड होती हैं, घर में काम करने आती हैं, झाड़ू पोछा सफाई, उनको कहते हैं। और अब ये क्या है, जैन साहब जो ये हैं यहाँ पर, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। तो ये देख रही है कि कितना अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पर सब एक साथ एक लाइन में खड़े हैं, सब इक्वल हैं हमारी कंट्री के लिए। तो ये सुजाता जो इसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल सही। फिर वो जब उसकी बारी आती है तो सुजाता कहती है जाओ, तुम्हारा टर्न है, जाओ वोट दो जाकर। तो फिर वो जाती है वोट देने, और वो किसे वोट दे रही है? जिस कैंडिडेट ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो जिस कैंडिडेट्स ने ये जो है उससे प्रॉमिस किया है कि उसके एरिया में पाइप वाटर लाएंगे। ठीक है, देखिए, ऐसे गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से इलाकों में रहते हैं, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या फिर बहुत ही तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे पानी सबकी ज़रूरत की चीज़ है, तो अगर कोई उनको ये भरोसा दिला रहा है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, पाइप वाटर लाएगा उनके एरिया में, तो वो उसी को वोट देने जाएगी। तो वो यहाँ पर उसी कैंडिडेट को वोट कर रही है। अब देखिए, इस लाइन में कौन कौन खड़ा है। अब्दुल रहमान जो आर्टिशन है, शबनम बानो है, हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लैलिंग है, कंसल्टेंट हैं, इसाक लैंग हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्ज़ा हैं, मीडिया पर्सन हैं, योग राज हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब कोई इनकी जॉब नहीं है, अशोक जैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इनका ऑक्यूपेशन दिया गया है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, वो वोटिंग हो जाती है। ये जा रहे हैं, जैन साहब अपनी कार से जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि बाद में मिलेंगे। तो कांता कह रही है, नमस्ते कर रही है, अपने साहब को नमस्ते कर रही है। अब क्या होता है, जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तो ये सुजाता को कहती है कि मेरी बच्ची जिसका नाम गुड़िया है वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा उसको तेज़ बुखार है, और मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन
वो अपना काम ख़त्म किए बिना नहीं जा सकती। क्यों? उसे साहब के घर पे काम करने जाना होगा ताकि वो वहाँ पर कुछ एडवांस सैलरी ले सके। उनसे एडवांस सैलरी लेगी तब जाके वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा पाएगी। तो वहाँ पर फिर वो क्या करती है, वो घर जाती है और उसको अपनी बच्ची को कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और शाम में तुमको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। फिर क्या होता है कि जब वो बाहर निकलती है अपने घर से, तो वो देखती है कि ये देखिए किस तरह से पिक्चर्स है, कितना सामान कचरा सब पड़ा है, सब ऐसे बाहर बैठे हैं, है ना, एकदम। और यहीं पर ये देखिए सब जो झोपड़ियाँ छोटी छोटी, इट इज़ नो वंडर। तो उसको वो ये सोच रही है, देखिए ये जो बबल वाला साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये इंसान सोच रहा है। अगर इस टाइप का ये इस टाइप का साइन बना होता है, मतलब ये कह रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर ये सोचती है कि वो हमारी बच्ची जो गुड़िया बीमार हो रही है बार बार, वो कोई बहुत सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। इतनी गंदी इसकी बस्ती जो है, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है, बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो इस वजह से वो बीमार हो रही है बार बार, वो ये सब सोच रही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी, ये जो कांता है, इसका लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है। फिर ये जाती काम करने और वो कहती हैं, जो जैन साहब की बीवी हैं, वो कहती हैं मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, अच्छे से कॉर्नर्स भी साफ़ कीजिए। फिर वो क्या करती है कि इनसे एडवांस की बात करती है कि आप हमें एडवांस सैलरी दे दिए। तो फिर वो देती हैं और कहती हैं कि इसको तुम अपनी आदत मत बनाना, मतलब हर बार तुम एडवांस सैलरी मत मांगना, काम के बाद ही मांगना। तो कहती ओके नो मैडम, हर बार नहीं मांगूंगी। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर स्टोरी, पहले स्टोरी कवर कर लेते हैं। फिर शाम हो रही है, दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, वो परेशान हो रही है बच्ची, तो वो कहती है कि थोड़ा सा और रुको। वो ये सोचती है कि वोटिंग लाइन में तो जैन साहब हम लोग के साथ खड़े थे, मतलब हम गरीब हैं, हमारे साथ खड़े थे, लेकिन यहाँ पर अगर उनकी बच्ची बीमार होती तो उनको इस तरह से लाइन में खड़ा ना होना पड़ता। वो ये सब सोच रही है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती। अब इससे हमें क्या समझ में आया, इसको हम देखते हैं। यहाँ से है इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट फर्स्ट हेडिंग है हमारी। कैसे है, क्योंकि देखिए उसने क्या किया, सबसे पहले शुरुआत जहाँ से हुई थी कि वो एक लाइन में वो लोग खड़े थे। ये ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि वो लोग क्या एक लाइन में खड़े थे, कांता भी थी और वहाँ पर उसके साहब भी थे। वहाँ पर कोई अमीरी गरीबी वाला इशू नहीं था। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर, अशोक जैन, वही जैन साहब, और छोटे लाल जो उसके क्या हैं, पड़ोसी हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जहाँ पर हम लोग, मतलब पीपल्स के थ्रू जो होता है अपना लीडर चुना जाता है। तो इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, how much education they have had, what caste they are, और whether they are rich or poor are allowed to vote। देखिए वोटिंग के टाइम पे तो उसने ये चीज़ देखी ना कि जो है वहाँ पर कोई सारे रिलीजन के थे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख सारे थे, कोई वहाँ पे इशू नहीं था, सब एक साथ खड़े हुए थे। ये अनएम्प्लॉयड भी थे, यानी कि और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, यानी कि वेल एजुकेटेड भी थे, और जिनके पास जॉब नहीं थी वो भी थे, और अलग अलग कास्ट के भी थे, और वेदर दे आर रिच, और रिच भी थे, पुअर भी थे, मतलब खुद कांता पुअर थी और उसके साहब अमीर हैं। तो ये सारे तो वोटिंग के सिस्टम में उसने ये देखा कि जो है वहाँ पर वो सब क्या थे, इक्वल थे, सबको इक्वल राइट मिला है। तो क्या है, इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर कोई जो है वहाँ पर खड़ा था। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, वोटिंग के टाइम पे ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में चीज़ चलती है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हमने बहुत अच्छे से क्लास 6 में एक्सप्लेन किया था। देखिए इसका मतलब होता है कि एज 18 से ऊपर जितने, एज 18 और 18 से ऊपर जितने हैं वो सब क्या है, वोट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे यहाँ इंडिया में जब ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था कि हर कोई वोट नहीं कर सकता था, हर कोई अपने लीडर को नहीं चुन सकता था। सिर्फ कुछ उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए थे, जैसे एक स्पेसिफिक इतनी जो है उनके पास ज़मीन हो, लैंड हो, और इतनी उनकी सैलरी हो, इतना टैक्स वो पे करते हो। तो कुछ स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स बना दिए थे, जो लोग वो फॉलो करते थे, सिर्फ वही जो होते थे वो वोट कर सकते थे, बाकी गरीब लोग नहीं कर सकते थे। ये सब बहुत सी चीज़ें थी, और वुमेन तो कर ही नहीं सकती थी, वुमेन को तो परमिशन ही नहीं थी करने की। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग के यहाँ सिस्टम जब आया,
इसका ही मतलब है कि हर कोई, चाहे वो एजुकेटेड हो ना हो, किसी भी रिलीजन से हो, वुमेन हो या मैन हो, रिच हो पुअर हो, कोई भी हो, वो हर कोई जो 18 और 18+ है वो वोट कर सकता है, अपने लीडर को चुनने का उसका अधिकार है। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो आइडिया ये किस पे बेस्ड है, ये इक्वालिटी पे बेस्ड है। इससे हमें पता चल रहा है कि हर कोई इक्वल है ना, चाहे वो एजुकेटेड हो। ये सारे जो चीज़ें जिनके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि वोटिंग सिस्टम में है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, सबके क्या है, वोट जो है, वोट की वैल्यू वही है सेम। चाहे वो जैन साहब अगर एक वोट देने जा रहे हैं तो उनके वोट की भी वही वैल्यू, और जो कांता जो गरीब है जो उनके यहाँ काम कर रही है उसकी भी वोट की वही वैल्यू है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी। क्या होता है, लाइन में जब सुबह खड़ी होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है और हैप्पी होती है कि वो इक्वल फील कर रही होती है कि सब लोगों के जैसे और लोग हैं वैसे वो भी है, एक लाइन में खड़े होकर उसके भी वोट की उतनी ही वैल्यू है। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे दिन गुजरता है कांता क्या होती है, उसके थॉट्स चेंज होते जाते हैं। वो कंपेयर करने लगती है और लोगों की लाइफ स्टाइल से और ख़ुद की लाइफ स्टाइल से। कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। फिर वो इक्वालिटी को समझने लगती है अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कि ये हो क्या रहा है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। क्या उसके जो दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही, क्या वो सही है ना, वो जो कंपेयर कर रही है कि वो अनइक्वल है, क्या वो सही है। अब इसकी आगे की लाइफ देखते हैं। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, तो हमने देखा कि शी लिव्स इन अ स्लम जो होते हैं बहुत ही छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं जहाँ पे पास में नाला भी बह रहा होता है, जैसे ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, गंदा नाला बह रहा है, बहुत गंदगी यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई बीमार है तो बहुत अजीब बात नहीं है। जैसे कि उसकी बच्ची बीमार है, हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू डॉक्टर। अब देखिए जो गरीब लोग होते हैं वो काम को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इलाज भी करवाना है तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो वो क्या करेगी, वो काम पे जाना था, उसे जाना पड़ा, वो सीधे अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, उसे अपने काम पे जाना पड़ा। फिर शाम में जब उसे पेमेंट ये देती हैं मैडम, तब वो जाती है डॉक्टर के अपनी बच्ची को लेकर। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। और ऑब्वियसली जब कोई इतना सुबह लंबी लाइन में खड़ी रही, फिर वहाँ गई, काम किया, और फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पे लंबी लाइन में खड़ी है। देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर कितनी लाइन लगी हुई होती हैं, तो बहुत देर में नंबर आता है, घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है। तो सोचिए इसकी कितना थक गई होगी, टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और कितनी थकी हुई थी, उसके बाद भी इसे क्या हो रहा था, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बाहर जो लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो किसी न किसी रेफरेंस से चले जाते हैं, रेफरेंस उनका कोई जानने वाला है, वो चलेगा और सीधा गए डॉक्टर को दिखाया और सीधा बाहर, तो उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अनइक्वली इसको फील करा रही हैं कि हम लोग क्या हैं, गरीब हैं, हम लोग पुअर हैं, तो हम लोग को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, और हम लोग की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। क्या आप सोच रहे हैं कि वो जो सोच रही है कि वो इक्वल नहीं है, क्या उसके पास ये इसके रीज़न सही हैं। लिस्ट 3 रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अबव द दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। 3 रीज़न लिखिए आप लोग, एक्टिविटी है ये, 3 रीज़न्स लिखिए कि वो जो इस तरह से वो फील कर रही है, उसकी स्टोरी पूरी सुनकर तो वो क्यों कर रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे तो हमने एक कांता की स्टोरी देख ली, अब देखते हैं और काइंड्स, यानी कि अदर काइंड्स देखते हैं इक्वालिटी की। एक तो यहाँ पर उसकी कांता की हमने पढ़ ली कि वोटिंग में किस तरह से इक्वल थी, बट आगे उसकी लाइफ स्टाइल, वो गरीबी उसको किस तरह से पीछे कर रही थी, सबसे अलग कर रही थी, अनइक्वल कर रही थी। अब देखिए और टाइप्स देखते हैं इक्वालिटी के। कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। दूसरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं उसकी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है,
तो ये हमें इस स्टोरी से देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अनइक्वालिटी क्या होती है, जिनसे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। जो नीचे 2 स्टोरीज अभी आएंगी उनसे हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी कि गरीबी के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है जिससे अनइक्वल बिहेवियर लोग करते हैं लोगों के साथ। अब देखते हैं इसको। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ द इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। देखिए कास्ट सिस्टम जो होता है हमारे इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, जिसके लिए लोग एक दूसरे के साथ अनइक्वल बिहेवियर करते हैं। इफ़ यू कास्ट सिस्टम, कास्ट मतलब अगर क्लास 7 के बच्चे सुन रहे हैं इसको, तो देखिए कास्ट वो होती है कि आप किस कैटेगरी को, जैसे आप फॉर्म वॉर्म भरते होंगे तो आपको पता होगा जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, ये होता है कास्ट सिस्टम। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. देखिए रूरल क्या होता है, जो गाँव का एरिया होता है, और जो अर्बन होता है वो सिटी वाला एरिया होता है। तो हम लोग जब रूरल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये कास्ट आइडेंटिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली तब जब आप यंग होते हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। लेकिन अर्बन इंडिया के बारे में जब हम सिटीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ पर ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे अनइक्वालिटी नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं है। अब कैसा नहीं है इसका प्रूफ हम दिखाते हैं, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। अब आप ये देखेंगे कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनके माइंड में किस तरह से ये कास्ट सिस्टम अंदर भरा हुआ है। देखिए अलायंस है, ये सब शादी वाले हैं, मैट्रिमोनियल्स हैं, और न्यूज़पेपर की कटिंग है ये सारी। तो इसमें इनको क्या चाहिए है, एक इधर ये इसमें क्या है, इंडस्ट्री कास्ट नोबार। अब देखिए इन्होंने ये सब लिखा कि मुंबई अब्रॉड, ये सब लिखा आईटी इंडस्ट्री कास्ट नोबार। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कास्ट नोबार लिख दिया। ठीक है, एक तरफ ये लिखा, दूसरी तरफ क्या लिखा, कॉमा लाके एससी एसटी एक्सक्यूज़, मतलब एससी एसटी वाले दूर रहें, वो नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक तरफ कास्ट नोबार लिखा, ऊपर से एससी एसटी एक्सक्यूज़ लिख दिया। यानी कि ये कौन है, ये पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये अपना ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छे से क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, और इनकी ये सोच है कि ये एससी एसटी एक्सक्यूज़ लिख रहे हैं यहाँ पर। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय। यहाँ पर क्या आ गया, इनकी कास्ट आ गई कि गुप्ता बॉय जो है, तो यहाँ पर इन्होंने इसे मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तमिल ब्राह्मण आयंगर ग्रूम चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब कास्ट सिस्टम जो है इसको हाईलाइट कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को, और ये बता रहे हैं कि ये एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अर्बन एरिया में, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। इस बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, अनइक्वल बिहेव करते हैं लोगों के साथ। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब क्या करते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, और वो रियल की स्टोरी है, तो ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या होता है कि दलित के बारे में हम लोग को पता है कि लोअर कास्ट जो होती है वो दलित होती है, एससी एसटी होती है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया लोगों ने। BR अम्बेडकर इन्हीं में से थे एक। फिर आगे क्या चल कर उन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पूरा। अब देखिए यहाँ पर एक ये बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये रियल की स्टोरी है। इसका टाइम था 1950 से 2013 तक। ये एक फेमस दलित राइटर, ये आगे चलकर क्या बने, दलित राइटर बने। अब देखिए इनकी स्ट्रगल स्टोरी की ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी, अपनी ही स्टोरी जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका नाम था झूठन। इसका हम कवर पेज दिखाते हैं, ये है, ये इनका फिगर है, यहाँ पर इनकी फ़ोटो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि थ्रू झूठन लिखी गई है। उन्होंने लिखा है आ दलित्स लाइफ, एक दलित की लाइफ कैसी होती है, इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास। अब ये क्या क्या बता रहे हैं, इसको देखते हैं। ये बता रहे हैं कि क्लास में वो दूसरों से दूर बिठाया जाता था और फर्श पे बिठाते थे, और ये होता था कि जब मैट उस टाइम पे फर्श पे मैट बिछती है, काफ़ी पहले ऐसे होता था, तो जब मैट में लोग आके बैठते थे बच्चे, तो जब मैट के पास ये आ ही रहे होते थे तो दूसरे बच्चे क्या करते थे, मैट खींच लेते थे।
वहाँ पे पास में नहीं बैठने देते थे, और कभी कभी इनको सारे बच्चों के पीछे दूर पे बिठाया जाता था, और कभी कभी डोर के पास बिठा दरवाजे के पास बिठाते थे। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। ये बता रहे हैं कभी कभी वो लोग हमें बिना जो है किसी रीज़न के मारते थे। When he was in class 4th, अब वो एक किस्सा बता रहे हैं कि जब वो क्लास 4th में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल। हेड मास्टर कहते हैं कि ओम प्रकाश से कि तुम स्कूल और प्लेग्राउंड को पे झाड़ू लगाओ, स्वीप करो, ठीक है, झाड़ू लगाओ। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज, वो ये लिखते हैं कि प्लेग्राउंड उस टाइम बहुत बड़ा था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, और मेरी फिजिक के आगे तो बहुत बड़ा था, और मैं बहुत छोटा था। क्लास 4th में कितना छोटे बच्चे होते हैं कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसको मुझे साफ़ करना था, और उनके बैक में, पीठ में दर्द हो रहा था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उनके फेस जो होता है पूरा डस्ट, धूल से कवर हो जाता है, यहाँ तक कि डस्ट उनके माउथ के अंदर चली जाती है। अब देखिए, द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। दूसरे जो बच्चे हैं उनके क्लास के, वो क्या कर रहे हैं, इस पढ़ाई कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। हेड मास्टर वॉज, और ये कौन करवा रहा है, हेड मास्टर करवा रहे हैं। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, वो आराम से बैठ के रूम में बैठे हैं और उसको देख रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए भी परमिशन नहीं दे रहे थे। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन उसने झाड़ू लगाई। सारे टीचर्स, जितने भी और भी क्लासेस होते हैं, टीचर्स, बच्चे सब क्या कर रहे हैं, अपने डोर विंडोज से उसे देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले 2 दिन तक उसने यही काम उससे करवाया गया। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन, और ये तब ख़त्म हुआ जब उसके फादर आए। उन्होंने देखा कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है पढ़ाई करने के बजाय। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, वो टीचर्स के पास जाते हैं और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हैं और लाउडली चिल्ला के कहते हैं कि यू आर अ टीचर, मतलब एक तुम टीचर हो कि ये सब करवा रहे हो, तुम्हें पढ़ाना चाहिए ना कि तुम टीचर हो कि ये सब करवा रहे हो, पढ़े लिखे हो। और वो कहते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन याद रखना एक दिन मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, इसके तरह के और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्टूडेंट को किस तरह से बिल्कुल अनइक्वल बिहेवियर किया जा रहा है, बल्कि बदसलूकी की जा रही है एक तरीके से कहें तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ये SC/ST, सिर्फ एक रीज़न है इसका। क्यों? क्योंकि ये दलित है, दलित बॉय है, SC/ST, इसलिए इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। द सेकेंड, अब देखिए, वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट। अब आप ये सोचिए कि इस तरह से क्यों, अभी हमने बता दिया कि इस तरह से इसके साथ बिहेवियर क्यों किया जा रहा था। इमेजिन योर सेल्फ, अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो आप कैसा फील करते इस सेम सिचुएशन में, तो आप क्या फील करते, उसको 4 लाइन्स में लिखिए। ये एक एक्टिविटी है। द नेक्स्ट स्टोरी है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक अनइक्वालिटी पढ़ ली, अब सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड टाइप की। द सेकंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटीज़। इसमें क्या होता है कि एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज, वो आते हैं एक सिटी में जाते हैं, और उनको क्या, वहाँ पर एक रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, और उनको क्या चाहिए, एक रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए अच्छा सा। अब वो एक एक क्या करते हैं, जो डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, जो ये सब काम करते हैं, घर दिखाते हैं, तो उनको हायर करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें एक अपार्टमेंट दिखाइए। वो कुछ दिखाते हैं, उनके पास होते हैं जो जहाँ पर वो रेंट पे रह सकते हैं। तो जाते हैं, वो फर्स्ट अपार्टमेंट देखने जाते हैं, उनको पसंद आता है, अंसारीज़ को पसंद आता, वो डिसाइड करते हैं कि वो ये अपार्टमेंट ले लेंगे। लेकिन जब वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, यानी कि जो मकान मालकिन होती हैं, लैंड लेडी होती हैं, उनके पास जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप कहीं जाएंगे किसी के घर में रहने, बात करने, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, नाम पूछेगा। जैसे ही वो लोग अपना नाम बताते हैं अंसारीज़, वैसे ही वो क्या करती हैं, एक्सक्यूज़ बना देती हैं, एक्सक्यूज़ बनाती हैं, और वो कहती हैं कि मैं आपको रेंट पे नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर मीट नहीं यहाँ पर खाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आसपास नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको रेंट पे नहीं दे सकती। अब वो लोग ये बात सुनकर तीनों लोग, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर समेत वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, सरप्राइज़ रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको फ़ौरन ही तभी एक स्मेल आ रही होती है फ़िश कुक होने की, पड़ोसी वाले हाउस से। अब सोचिए, वो झूठ कह रही हैं, यानी कि वो समझ जाते हैं कि ये क्या कर रही हैं, बहाना कर रही हैं, देना नहीं चाह रही।
अब ऐसे ही वो लोग वहाँ से चले आते हैं। अब वो लोग ऐसे ही सेकेंड अपार्टमेंट देखते हैं, थर्ड अपार्टमेंट, सब में वो लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं, यही सेम एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग मीट जो है खाते हैं और यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन आसपास के लोग नहीं रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो सब लोग यही बहाने बना रहे होते हैं और कोई भी उनको अपार्टमेंट नहीं देना चाहता। फाइनली क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर सोचता है कि अब क्या करें, अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो एक सजेशन देता है। वो कहता है कि आप मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए। अब देखिए यहाँ पर इनका ये नाम चेंज करने की बात को कह रहा है। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, हम और अपार्टमेंट्स देख लेते हैं। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। फाइनली क्या होता है, एक टाइम के बाद उनको एक अपार्टमेंट मिल जाता है। अब देखिए, वाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। अब आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा अंसारीज के साथ हो रहा है, अनइक्वली बिहेव कर रहे हैं, क्यों वो लोग सब बहाना कर रहे हैं, क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द अंसारीज पोजिशन एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर रिलीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। वो मुस्लिम्स थे, इसलिए उन्हें अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि वो मुस्लिम्स हैं, तो इसलिए इस तरह के एक्सक्यूज़ेस उनको सुनने को मिल रहे थे। अब देखिए, तो अगर ऐसे आपके साथ होगा, अगर हो आप अंसारीज़ की जगह पर हों और आपके लिए जो है रिलीजन के बेसिस पे आपको वो चीज़ ना मिल रही हो, तो आप क्या करेंगे। तो ये अपना लिखिए, एक एक्टिविटी टाइप है। उसके बाद देखिए, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ये दो स्टोरीज़ हो गई। अब हम समझते हैं कि डिग्निटी क्या होती है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज हम करते हैं और किस तरह से इसको हमें बचाना चाहिए। अब देखिए, यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू। देखिए, ये सब हम लोग के बस में नहीं है कि हम लोग किस रिलीजन में हैं, हम लोग का क्लास क्या है, ठीक है, हम लोग मेल हैं या फीमेल हैं, हम लोग अमीर या गरीब हैं, तो हम लोग किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सब हम लोग के बस में नहीं होता है। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. ओम प्रकाश को अनइक्वल बिहेवियर किया गया, किस वजह से, कास्ट की वजह से, और अंसारीज को किस वजह से किया गया, रिलीजन की वजह से। तो ये दो हमने, एक और गरीबी के अलावा एक और हमने दो पैरामीटर्स देख लीजिए जिनके बेसिस पे अनइक्वल बिहेवियर हो रहा था। अब देखिए, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। क्या होता है कि जब भी किसी भी इंसान के साथ अगर आप अनइक्वली बिहेव करेंगी, तो क्या होगा कि उसकी डिग्निटी क्या होगी, वॉयलेट होगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, ख़त्म होगी, चूर हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसके साथ अनइक्वल बिहेवियर कर रहे हैं। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वॉयलेटेड। दोनों की डिग्निटी क्या होगी, वॉयलेट हुई, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। सिर्फ कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी। किन दोनों ने किया, स्कूल मेट्स, बच्चों ने भी किया, क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उसके लिए कुछ बोला नहीं, और यहाँ तक कि टीचर्स ने भी उसके साथ ख़राब सलूक किया, उसकी डिग्निटी को हर्ट किया। मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस दैन इक्वल टू अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। और वो यही फील करेगा, ऑब्वियसली यही फील करेगा कि वो और स्टूडेंट से अलग है। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो अपनी सिचुएशन से खुद नहीं निकल सकता था, वो खुद नहीं बोल सकता था कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन उसके पापा आ जाते हैं वहाँ पर सही टाइम पे, और वो क्या करते हैं, वो गुस्साते हैं उनके जो उसके साथ अनइक्वल बिहेवियर हो रहा होता है, जो कर रहे होते हैं, टीचर्स कर रहे होते हैं, उनको गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, अपनी डिग्निटी को बनाए रखते हैं, और अपनी डिग्निटी की लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट। अंसारी की डिग्निटी भी हर्ट होती है। व्हेन पर्सन रिफ्यूज़ टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, जो जब उनको अपार्टमेंट देने से मना कर देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वो रिलीजन उनका अलग होता है। व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन। और क्या होता है कि उनकी डिग्निटी जो होती है वो वॉयलेट होती है जब प्रॉपर्टी डीलर उन्हें उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान चेंज करने को कहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी डिग्निटी को बचाए रखने के लिए उनको कहते हैं कि वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे।
ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दोनों ही लोग डिजर्व नहीं करते थे कि इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, और जैसे लोग वहाँ पर थे जैसे उनके साथ बिहेव हो रहा था वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। अब देखिए ये एक पिक है, पहले इसको देख लेते हैं। इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। कैन यू थिंक एन इंसिडेंट योर लाइफ विद डिग्निटी वॉलेट, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो आपकी लाइफ में जिससे आपकी डिग्निटी जो हुई वॉलेट हुई हो, तो उसको आप उस टाइम आपको कैसा लगा, ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर का सीन है, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि यहाँ पर पॉलिश कर रहा है इनके शूज़, और क्या करते हैं ये जब पैसे देने की बारी आती है तो ये इसे फेंक कर पैसे देते हैं। तो ये बच्चा ये कहता है कि आप मुझे जो है हाथ में पैसे दिए, उठाइए और हाथ में पैसे दिए। तो फिर वो ऑब्वियसली वो कुछ बुरा बोलेंगे, तो वो कहता है कि देखिए सिर्फ आपका काम जो है यहाँ पर मेरा भला आपने नहीं किया है, आपने पैसे देके मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, आपको ज़रूरत थी, आपने अपना शूज़ साफ कर पॉलिश करवाई और मुझे इस काम के पैसे मिल रहे हैं जो कि मेरा हक है। मैंने अगर आपका कोई काम किया तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, तो इसलिए आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हैं, तो फेंक के पैसा मत दीजिए, हाथ में पैसा दीजिए। फेंक के पैसे देने का या फेंक के कोई भी चीज़ आप किसी को देंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसकी डिग्निटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, डिग्निटी हर्ट होगी, उसे लगेगा वो उनकी तरह इक्वल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी तक हमने देख लिया कि लोगों के बीच किस तरह से ये इक्वल बिहेवियर होता है और क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हर इंसान इक्वल है, हर इंसान। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ट्राइब्स का हो, जनजाति का हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक किसी भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, कोई भी हो, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में इक्वल है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डजंट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। अब इसको आगे देखते हैं। पहले जो है हमारे यहाँ इक्वालिटी को लेकर ऐसा कोई रूल नहीं था, कोई लॉज नहीं थे जिससे उनकी डिग्निटी या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सकें लोगों को, पहले नहीं थे ऐसे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब ऑब्वियसली ये सब एक्सपीरियंस हो गए लोगों को, तब ये चीज़ इसमें ऐड की गई कि लॉज बनने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, देखिए रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए कुछ प्रोविजंस है। देखिए फर्स्ट क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। फर्स्ट प्रोविजन जो इक्वालिटी को लेकर है वो है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक कांता हो जो कि डोमेस्टिक वर्कर है। देखिए इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है, कंट्री का प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, कंट्री का। अब डोमेस्टिक वर्कर एक किसी के घर में काम करने वाली एक नॉर्मल सी इंसान, कांता, दोनों कानून की नज़र में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सेम है, इक्वल है। ये हो गया इसका मतलब। हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, उन दोनों के लिए क्या है, सेम लॉज बने हैं, सेम रिस्पेक्ट है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड और वेदर दे आर फीमेल और मेल। आर्टिकल 15 यही है। देखिए किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब कि उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे होंगे ना, फ़र्क नहीं कर सकते कि उनका रिलीजन क्या है, रेस किस रेस से है, यानी कि वंश, कास्ट क्या है। अब रेस तो थोड़ा काफ़ी हद तक कम हो गया है इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट होना, और कास्ट का अभी भी है, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे हैं वो लोग, है ना, किस जगह के जन्मे हुए हैं और वो लोग फीमेल हैं या मेल, इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। थर्ड क्या है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। हर कोई, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी का मतलब हर कोई इंसान, ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स, यहाँ पे जाने से कोई ने नहीं रोक सकता, वो जा सकते हैं, सबको इक्वल राइट है। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, जितने भी पब्लिकली जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे लिए चीज़ें होती है, वेल्स हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, वहाँ पर आराम से हर कोई यूज़ कर सकता है। फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, यानी कि आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के लिए है, एबोलिशन ये क्या है, इसको हटा दिया गया है, यानी कि वही दलित वाला
कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, छुआछूत यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देखिए गवर्नमेंट क्या करती, क्या इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो उसके पास थे कि दो के थ्रू ये कर सकती थी कि इक्वालिटी ला सकती थी लोगों में। तो वो उसने क्या किया, एक तो लॉज बना दिए, दूसरा क्या करा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स चलाएं जिनके बेसिस पे क्या होगा, लोग इक्वालिटी आएगी उनके बीच, इक्वल फील करेंगे। तो वो क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। देयर आर सेवरल लॉज, अभी हमने लॉज बता दिए, कुछ लॉज हैं जिनके बेसिस पे ये सब चीज़ें होंगी। और अगर मान लिए इन्हीं लॉज को अगर कोई गलत करेगा, मतलब इनको नहीं मानता है, तो अगर इस तरह का सलूक करता है, गलत सलूक करता है, तो हम इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। हमने बताया था कोर्ट क्या है, जुडिशरी क्या है, जहाँ पर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा के जा सकते हैं, वहाँ पर हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इनका चलाना है, इससे क्या करेंगे, ये लोगों के बीच इक्वालिटी लाएंगे। अब क्या किया इसमें, इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलाई, मिड डे मील स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में देखते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हुए ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेट थी तमिलनाडु जिसने ये स्कीम चलाई। उसके बाद इसको जब फ़ायदे देखे गए तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी जो हमारी है उसने कहा कि सारी स्टेट, जितनी भी स्टेट हैं इंडिया में, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रोग्राम को अपने यहाँ 6 मंथ्स के अंदर ले आएँ सारे स्कूल में। अब ये स्कीम क्या है, इस स्कीम में ये है कि मिड डे मील स्कीम में कि वहाँ पर लंच बनेगा, स्कूल्स में दिन में लंच बनेगा और सारे बच्चे वहाँ पर पूरा भरपेट खाना खाएंगे फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के। तो इसमें क्या होता था, इससे कई सारे फ़ायदे देखे गए। देखिए दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे ये देखा गया कि खाने के बहाने दिन में कि एक टाइम भरपेट खाना मिलेगा, बहुत से पुअर चिल्ड्रंस जो होते थे, गरीब जो बच्चे होते थे, वो स्कूल में एडमिशन लेने लगे, आने लगे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और स्कूल को दिन भर अटेंड करने लगे। अब देखिए क्या होता है, ऐसा क्यों किया, क्या वो सिर्फ खाने के लिए आते थे, नहीं ऐसा नहीं। देखिए क्योंकि वो क्या करते थे, जो गरीब बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं दिन भर, ठीक है। और काम क्यों करते हैं बच्चे, क्यों, ताकि वो उससे जो भी कुछ पैसा कमा पाएँ उससे वो क्या करें, अपना पेट भर सकें, क्योंकि उनके पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। तो जब ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने चलाई तो वो क्या करने लगे कि अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वो दिन में आकर यहाँ स्कूल में एडमिशन सिर्फ लिया और उनको क्या है, दिन में एक बार, कम से कम एक बार भरपेट उनको खाना मिल गया। ये बहुत बड़ी बात होती है जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको एक एक दिन, दो दो दिन खाना ना मिले, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए टीचर्स रिपोर्टेड, एक तो ये फ़ायदा देखा गया, टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल। देखिए क्या हुआ, इस स्कीम से ये हुआ कि टीचर्स ने ये रिपोर्ट किया कि बहुत से बच्चे जो होते हैं लंच के टाइम पे घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए और वापस नहीं आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनके जो अटेंडेंस है, उनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, उनकी अटेंडेंस कम हो रही है। लेकिन जब ये स्कीम चलाई गई तो बच्चों को घर नहीं जाना पड़ा, वो यहीं पर स्कूल में ही लंच कर रहे हैं और उसके बाद पूरा दिन अटेंड कर रहे हैं स्कूल। अब नेक्स्ट क्या हुआ, देयर अटेंडेंस हैज़, उनकी अटेंडेंस क्या हो गई, इम्प्रूव्ड हुई। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। देखिए जो मदर्स काम करने वाली होती हैं, वर्किंग होती है, उनको ये टेंशन होती है कि उनके बच्चे जो हैं दिन में क्या खाएंगे, तो उनको डिस्टर्ब होता है अपने काम में। तो इस तरह वो जब ये स्कीम स्टार्ट हो गई तो उनको ये सुकून हो गया कि उनके बच्चों को यहाँ पर लंच प्रॉपर मिल जाएगा, उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices. अब देखिए ये बहुत अच्छा मिला। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कास्ट को लेकर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दलित को अलग कर दिया गया था, अभी स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं पता चलेगा यहाँ पर कि कौन दलित है कौन, सब एक साथ बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये सब एक साथ जब बच्चे बैठकर खाना खाएंगे तो वहाँ पर कास्ट की जो अनइक्वालिटी चीज़ हो रही थी ये ख़त्म होगी, ये रिड्यूस हुई।
बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। और गवर्नमेंट ने क्या रखा, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई चीज़ ही नहीं रखी कि इस कास्ट वाले नहीं खाएंगे। उसने कहा सारे बच्चे, स्कूल के जितने बच्चे हैं सब बैठ के खाना खाएंगे। तो सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और कुछ कुछ जगहों पे देखा गया कि दलित वुमेन खुद कुक कर रही है, खुद खाना बना रही है। ठीक है, क्योंकि काम भाई सबको ज़रूरत होती है अब एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो खुद खाना बना रही है। और बच्चों, तो यहाँ पर ये कोई कहने वाला नहीं है कि आप दलित हैं, आप खाना हम लोग के लिए नहीं बना सकती। तो ये एक इक्वालिटी यहाँ पर आई एक स्कीम के थ्रू। अब देखिए, the midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। अब सोचिए, थोड़ी सी भी भूख लगी होती है तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इसने जो है सबकी भूख मिटाई, बच्चों की, जो गरीब बच्चे थे उनकी भूख मिटाई, ताकि, और उससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो वो लोग, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, और दूसरा उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट कर पा रहे हैं जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पेट खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है। अब देखिए, वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जैसे देखिए, हर चीज़ के अच्छे और कुछ कुछ लोग क्या होते हैं उसमें ख़राब चीज़ें में शुरू कर देते हैं। अब देखिए, एक अच्छी अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब क्या हुआ, यहाँ पे भी लोगों ने कुछ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। वो कैसे किया? वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यू टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो कुछ होते हैं स्कूल्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, है ना, रिच होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस स्टार्ट हो गया कि वहाँ पर जो रिच क्लास जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो, सॉरी, जो रिच क्लास स्कूल्स हो गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ और देनी शुरू कर दी। लेकिन जो ये गरीब स्कूल थे, यहाँ पर चीज़ें उतना अच्छे से फैसिलिटीज़ के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी। इवन टुडे देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। और अभी भी समझ लीजिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ, क्योंकि वो एक दलित चिल्ड्रन थे, ऐसे ही अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती उन्हें उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें अनइक्वल सिचुएशन में डाला जा रहा है और उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। जबकि लॉ नहीं मानता है, लॉ सबको इक्वल मानता है, फिर भी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनइक्वल सोच लिए बैठे हैं और वो ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ये सब कर रहे हैं। अब देखिए, ये पिक्चर है बी आर अम्बेडकर की है, ये इनकी खुद लिखी हुई लाइन्स हैं, तो इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा। चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए हम एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर व्हाट इज़ मिड डे मील, इसको हमने लिख लिया है, बता दिया है। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। देखिए, आप लोग जिस जिस एरिया में के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ के भी लोग देख रहे हैं, वो अपनी एरिया की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखें, जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम चल रही हो उसके बारे में लिखें, और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी लिखें। वन ऑफ द मेन रीज़न, अब ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी भी, देखिए इसका ये रीज़न है कि जो लॉज ने तो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया और वो उसको फॉलो किया, लेकिन लोगों की सोच आप नहीं चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। 100% आप लोगों की सोच चेंज नहीं कर सकते, आप कोशिश कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोशिश कर सकते हैं किसी की सोच अच्छा हो, कोई किसी के साथ बुरा सलूक ना करे, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं कर सकते और ना ही उसकी सोच चेंज कर सकते। सोच मीन्स उसका एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, और ये एटीट्यूड बहुत स्लोली जो हो रहा है ये चेंज हो रहा है। इस वजह से बहुत सी जगह अभी भी ये सब अनइक्वल बिहेवियर चल रहा है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, जबकि लोग जानते हैं, अवेयर हैं कि इस कोई अगर ऐसा हम करेंगे तो लोग इसके अगेंस्ट जो है वहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ये अब फिर भी ये सब जानते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं मान पा रहे हैं, वो इक्वल नहीं मान पा रहे हैं, वो ऊंचा नीचा कर रहे हैं। किस बेसिस पे, उनकी कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, डिसेबिलिटी, कोई मान लिए उनके प्रॉब्लम है, अंधा है या फिर उसका एक हाथ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पैर एक नहीं है, तो डिसेबिलिटी कोई भी चीज़ होगी तो इकोनॉमिक स्टेटस उसका अच्छा नहीं, यानी कि अगर पुअर है बिकॉज दे आर वुमेन, या फिर वो वुमेन है,
तो इन बेसिस पे वो अभी भी अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. ये तब होगा, देखिए ये सब चीज़ें तब ख़त्म होगी जब हर इंसान ये सोचेगा कि वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई भी इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल है. एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. हर किसी को अपनी डिग्निटी के साथ जीने का हक है. दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. तब क्या होगा, ये एटीट्यूड जो होगा ये चेंज हो जाएगा और सब लोग क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा वेल बिहेव करेंगे. इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू. एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक. देखिए आगे इस बुक में और भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कितना ज़्यादा इस इक्वालिटी लाने के लिए स्ट्रगल किया है लोगों ने, सिंगल लोगों ने भी, खुद इंडिविजुअली भी, और यहाँ तक कि पूरी कम्युनिटीज़ ने स्ट्रगल किया है ताकि लोगों के बीच क्या आ सके, इक्वालिटी आ सके. अब देखिए हम ये देखते हैं कि ये इक्वालिटी वाला इशू सिर्फ हमारे कंट्री में है, इंडिया में है, या फिर अदर डेमोक्रेसीज़ में भी है. तो अदर डेमोक्रेसीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया के बाद जो बड़ी एक डेमोक्रेसी है जिसका नाम आता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पर भी बहुत एक बड़ा इशू देखा गया. क्या होता था, यहाँ पर जो अफ्रीका से लोग लाते थे, अमेरिकन्स जो होते थे यहाँ पर अफ्रीका से लोग लाते थे और उन एज अ स्लेव यानी कि एक ग़ुलाम की तरह उनसे काम करवाते थे. ग़ुलाम लाते थे और वहाँ से अपना काम करवाते थे. बहुत टाइम ये सब चीज़ें चली और वहाँ के लॉ में भी ये चीज़ नहीं थी कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद क्या हुआ, अचानक से 1950s में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया. उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं. ये एक लेडी थी, रोज़ा पार्क्स, 1913 to 2005. ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे. क्या हो रहा था, ये बहुत पूरे दिन की थकी हुई थी, वर्किंग थी, और ये एक बस पे जाती हैं. और उस टाइम पे क्या रूल था बस में, अलग अलग देखिए हर जगह पे रूल होते हैं. बस में ये रूल था कि अगर अफ्रीकन पीपल अगर हों, अमेरिकन पीपल यानी कि वाइट पीपल हों, तो अगर वाइट पीपल कोई खड़े हैं और अफ्रीकन बैठा है तो अफ्रीकन को उठना पड़ेगा, वाइट पीपल को सीट देनी पड़ेगी. ठीक है, ये रूल था. मतलब वाइट पीपल कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, अगर अफ्रीकन वहाँ पे बैठा हुआ है तो अफ्रीकन को उठना पड़ेगा और वाइट पीपल को उसको सीट देनी होगी. तो अब ये अफ्रीकन लेडी थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी. अब क्या हुआ कि ये बहुत थकी हुई थी तो इन्होंने सीट देने से मना कर दी वाइट पीपल को. यहीं से एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया अगेंस्ट अनइक्वल वेज. ठीक है, अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बीच में, मतलब अफ्रीकन वाले और अमेरिकन जो वाइट पीपल हैं. अफ्रीकन अमेरिकन इनको कह रहे हैं क्योंकि अब हैं अफ्रीका से लेकिन रह रही हैं कहाँ पे, अमेरिका में, इसलिए अफ्रीकन अमेरिकन ये हैं और ये सिर्फ क्या है, अमेरिकन है. वाइट पीपल इनको इसमें लिखा गया है. अब देखिए ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसको कहा गया सिविल राइट मूवमेंट. सॉरी, चलिए कोई बात नहीं. द सिविल राइट एक्ट ये हुआ 1964 में, और इसमें क्या था कि इसमें रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, तो वो हटाने की बात की गई. अब इसमें क्या होता था कि वहाँ पे जो बच्चे होते थे यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रन होते थे उनके अलग स्कूल थे, वो वाइट पीपल के साथ नहीं पढ़ सकते थे, और उनकी जो है उनके स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ होती थी बहुत ही कम होती थी. वाइट पीपल के बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ दी जाती थी, और यहाँ तक कि जो टीचर्स होते थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे जो उनको पढ़ाते थे अफ्रीकन अमेरिकन के चिल्ड्रन को, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती थी वाइट पीपल को. तो ये सब चीज़ें थी. तो इन चीज़ों को सब हटाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया. तो हमने देखा कि किस तरह से अदर कंट्री में भी ये चीज़ देखी गई. अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जहाँ पर ये रिलीजन, रेस, कास्ट ये आया है, यानी कि आर्टिकल 15 के बाद इन्होंने इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो देखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं किया जा सकता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी. रिलीजन यानी कि इसका क्या धर्म है, रेस यानी कि वंश, जैसे बहुत सारे वंश होते हैं, गोत्र का है, बहुत पता नहीं क्या क्या होते हैं, बहुत सारे वंश होते हैं. कास्ट किस कास्ट का है, सेस्ट या जनरल है, कौन सी कास्ट का है, सेक्स है, वुमेन है, मैन है, और प्लेस ऑफ बर्थ की कहाँ का वो पैदा हुआ है.
तो इन बेसिस पे किसी को भी क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स, ये ठीक है। अब यहाँ पर ओनली क्यों लगाया गया है? देखिए स्टेट की ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट जो है इन बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सिर्फ लगा दिया, सिर्फ इन बेसिस पर। तो क्या इसके अलावा कोई अगर चीज़ होगी तो उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? देखिए अब इनके ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, और स्टेट वाइज जैसे वैकेंसी आ रही है, यूपी की आई, एमपी की आई, बिहार की आई, कहीं की आई, ठीक है। तो ज़्यादातर ये चीज़ यूपी बिहार यहाँ देखने को मिलती है, यूपी एमपी बिहार में। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पीसीएस का फॉर्म है, तो वहाँ पर डोमिसाइल देखते हैं, लिखा होता है बिहार डोमिसाइल, यूपी डोमिसाइल। तो उसका ये यहाँ पर क्या होता है, कब कहीं कहीं किसी उसमें क्या होता है कि उनके जो फ़ी होती है, उस फॉर्म की जो फ़ी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो कम होती है। अगर यूपी की वैकेंसी है और यूपी के जो हैं स्टूडेंट अगर उसको फिल करेंगे तो उनकी थोड़ी कम एप्लीकेशन फ़ी है। अगर स्टेट के फॉर्म उसके में जो है फॉर्म उसको फिल करेंगे तो उनकी थोड़ी ज़्यादा है। या फिर वैकेंसी की उसमें एस्पेक्ट में भी कह सकते हैं कि वैकेंसी जो होती है उसमें उनके लिए थोड़ा कुछ परसेंट रिजर्वेशन होता है। जो स्टेट होती है वो चाहती है कि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसका सबसे पहले मेन मोटिव यही होता है। तो इसके लिए वो क्या करती है, उस स्टेट के स्टूडेंट की को थोड़ी फैसिलिटी दे देती है, कुछ रिजर्वेशन, नाम सुना होगा, रिजर्वेशन लगा देती है, कितने परसेंट हमारे स्टेट के होंगे, अदर के बाद में होंगे, आएंगे। तो इस तरह से होता है। अब देखिए, और ये रूल होता है कि जैसे मान लिए यूपी की वैकेंसी है, यूपी के स्टूडेंट उसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल भर रहे हैं, उनका एक अपना रिजर्वेशन भी आ रहा है। अब अगर मान लीजिए बिहार के वहाँ पे स्टूडेंट हैं या किसी एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट उस फॉर्म को, यूपी के फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और मान लीजिए वो SC ST कैटेगरी के हैं, लेकिन वो जब यूपी का फॉर्म फिल करेंगे तो वो किसके, जनरल की कैटेगरी में लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पर ओनली लगाया गया है। तो आप इन सब बेसिस पे क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, क्योंकि हर स्टेट अपने पहले खुद अपनी स्टेट के जो लोग होंगे उनको आगे देखना चाहेगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। अब इसमें क्या दिया गया, एक्सेस टू शॉप। देखिए हमने वही कहा था कि कोई किसी भी सिटीज़न को शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, जो पब्लिक चीज़ें हैं उनको, पब्लिक जगह है उनको जो है नहीं जाने से रोक सकती है, उनको यूज़ करने से नहीं रोक सकती है। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड wholly or partly out of state funds or dedicated to use of the general public। वो एक जनरल पब्लिक के लिए सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इस बेसिस पे। अब देखिए नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के? देखिए जो भी हम, क्योंकि 100% हम लोग ये चीज़ ख़त्म नहीं कर पाए, मतलब कि अभी भी अनइक्वालिटी चल रही है, तो वही हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस हैं कि हमें 100% इक्वालिटी चाहिए अपनी कंट्री में। तो यही हमें क्या क्या करना चाहिए, सब हमारे लिए चैलेंजेस हो जाते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक खुद को नहीं कह सकती, क्यों, कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई इंडिविजुअली अनइक्वली बिहेव कर रहा होगा, कम्युनिटी होगी ऐसी जो अनइक्वली बिहेव कर रहा होगा। ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld। देखिए आप लोगों ने इससे ये एक चीज़ देखा होगा, कंक्लूजन निकाला होगा कि अगर मान लिया अनइक्वल बिहेवियर हो भी रहा है तो हमें हमारी डिग्निटी हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारी डिग्निटी हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। और हमें नहीं, मान ली कि मैं हमारे सामने किसी और के साथ गलत सलूक हो रहा है तो हमें उसकी डिग्निटी के लिए बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोल पा रहा हो तो भी, ठीक है, तो हमें बोलना चाहिए। तो इस तरह से अगर हर कोई एक दूसरे की परवाह करे, एक दूसरे के अपने सम्मान के लिए लड़े, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होगी। और वो ऐसा नहीं कि वो गलत लड़ रहा है, हमारे लॉज ने हमें ये राइट दिया है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा इन बेसिस पे, तो हम उसके खिलाफ़ कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए
यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। और हम ये बस आप लोग से यही कहना चाहेंगे, जो छोटे स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो भी क्लास 6-7 के बच्चे हैं, देखिए यहीं से माइंडसेट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किस कल्चर के हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, आपके यहाँ फैमिली में क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, और सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या जहर भर रहे हैं, वो सब से आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, बस आपको ये फोकस करना है कि आपकी बुक्स में क्या दिया है। देखिए एनसीईआरटी जो बुक्स हैं या फिर कोई भी बुक्स हैं, किसी भी बुक में कोई भी गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं, इसीलिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। और पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि एक प्रॉपर जॉब लेना, एक स्टेटस बन जाना, ये ज़रूरी नहीं होता है सिर्फ। और मेन ये ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ को डायरेक्ट करती है। पढ़ाई जो होती है, एजुकेशन जो होती है, ये बताती है कि आप कैसे लाइफ जियो, कैसे लाइफ में रहो, दूसरों के साथ कैसे सलूक करो, और क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं। अगर आप इन 6 to 12 सिर्फ पढ़ाई को अपने अंदर उतार लेना, तो किसी के साथ ना गलत सलूक होगा, ना कोई भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम जो एक नेचुरली आती है वो एक अलग आती है, लेकिन किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं होगी, और आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी किसी की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके साथ कोई गलत सलूक कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप ये सब सीखेंगे। तो इसलिए क्लास 6-7 ये जो स्टूडेंट्स जो भी हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो पढ़ाई है इसको प्रॉपर अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत कीजिए, बल्कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।